नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरे चैनल पे आप सभी को इंडियन हॉरर स्टोरीज, फॉरेन लेजेंड्स, जापानीज अर्बन लेजेंड्स सबके ऊपर कोई न कोई कहानी मिल जाएगी। और अगर आप सबको भी ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप सबके पास भी अपनी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस हो तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ल्यूक है और मैं एक रिटायर पार्क रेंजर हूँ। यहाँ यूएसए में लोगों को एडवेंचर से भरे हुए ट्रिप करना काफ़ी पसंद है, इसलिए लोग अक्सर यहाँ पे अपने फैमिली और मित्रों के साथ पार्क में आया करते हैं। वे ज़्यादा करके पार्क, पहाड़ों या कहीं जंगलों में नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं। और जो ये भयंकर घटना मैं आप सबको बताने वाला हूँ, मैंने उस समय अपनी इस पार्क रेंजर की जॉब को शुरू ही किया था। शायद से लगभग 8 से 10 महीने हुए होंगे। हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमको हर कंडीशन में शांत रहना सिखाया जाता है और साथ ही साथ हमें कहा जाता है कि अगर हमें कुछ विचित्र दिखे तो बाहर शोर करने के पहले वो हम सभी के लीड को बताए। हालांकि उस समय मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब है, कुछ विचित्र दिखे, जंगल में तो जानवर ही होंगे ना। लेकिन मैं गलत था। एक दिन जंगल में एक कपल आए थे और काफी दिनों तक हमने उन्हें ढूंढा बट वो मिले नहीं। फिर अचानक से एक दिन उस कपल में जो लड़का था वो किसी एक पेड़ के ऊपर मिला। उसकी तो लाश को किसी ने उधेड़ दिया था और जो लड़की थी वो उससे कुछ दूरी पर मरी मिली थी। उस लड़की के गर्दन पर किसी धारदार हथियार से हमला करने का निशान था और ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के गर्दन पर किसी जानवर ने काफी बुरी तरीके से प्रहार किया था। उन दोनों की लाश को देखकर सच कहूं तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये काम किसी जंगली जानवर का है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लीड जोनाथन ने बाहर ये फैला दिया कि जंगल में इन दोनों को एक भालू ने मारा था और हमारी टीम ने उस भालू को पकड़ लिया है और अब जंगल पूरी तरीके से सेफ है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि टीम में तो मैं भी था बट हमने तो किसी भालू को नहीं पकड़ा था, तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैंने अपने सीनियर से इस बारे में बात की तो सीनियर्स ने कहा कि अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सुनो और इस बारे में बाहर किसी से बात मत करना, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। फिर मैंने भी अपने काम से ही काम किया और इस बारे में बाहर किसी को नहीं बताया। फिर इस घटना के करीब 14 से 15 दिन ही हुए होंगे कि हमारे पास एक आदमी अपनी 7 से 4 या 5 साल की बच्ची के साथ दौड़ता हुआ आता है। उसके शरीर पर काफी ज्यादा खरोच थी, बच्ची बिल्कुल सलामत थी। वो कहता है कि जंगल में एक शैतान है और वो हमसे तुरंत वहां चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि जल्दी चलो नहीं तो वो उसकी पत्नी को मार डालेगा। ऐसे केसों में मुझे एक बार डाउट हुआ कि क्या पता इसी ने अपनी पत्नी को मारा हो और अब यहाँ आके नाटक कर रहा है। लेकिन जब मैं अपने सीनियर्स और अपने लीड की तरफ देखा तो वो काफी चिंतित थे। वो उस आदमी को शांत करने में लगे थे। हमने तुरंत ज्यादा समय ना लगाते हुए 2 गाड़ी निकाली और हमारी पूरी टीम जंगल के अंदर उस आदमी को लेकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगी और उसकी बच्ची हमारे उसी ऑफिस में ही रही। वो आदमी पूरे रास्ते भर रोता रहा और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका सामना किसी एक बहुत बड़े हैवान से हुआ है। फिर जब हम उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंचे तो हमें कुछ नहीं दिखा और उस समय शाम का भी समय हो गया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम 2 गाड़ी से अलग अलग दिशा में ढूंढने जाएंगे। एक गाड़ी में मेरे साथ मेरा एक सीनियर और बाकी सब न्यू ज्वाइनर वाले थे और दूसरी गाड़ी में ज्यादा करके सब सीनियर ही थे और वो आदमी उन्हीं के साथ था। हम सभी के पास अपनी सुरक्षा के लिए गन था और हम वॉकी टॉकी से लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए थे। तभी अचानक से मुझे जमीन पर काफी खून के छींटे दिखाई दिए। मेरा मतलब वो छींटे नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वहां पर काफी ज्यादा खून गिरा है। मैंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और मैंने कहा कि नीचे देखो, क्योंकि आसपास के एरिया में काफी ज्यादा गंद था। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर वर्षों से सड़ा हुआ मांस ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन खून को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी ताजा है और अभी तक हमें ये क्लियर नहीं था कि क्या ये किसी इंसान का ही खून है, क्योंकि ये खून तो किसी जानवर का भी हो सकता है और जंगल में अक्सर जानवर एक दूसरे को मारकर ही खाते हैं। फिर थोड़ी दूर पर जाने के बाद मुझे एक इंसान के हाथ दिखाई दिया। उसका हाथ किसी ने उखाड़ दिया था।
फिर हमारे लीड ने तुरंत जो दूसरी गाड़ी थी उनको वॉकी टॉकी पर वहां पहुंचने के लिए लोकेशन देकर तुरंत बुलाया। हम सभी आपस में ही चर्चा कर रहे होते हैं कि ये काम किसका हो सकता है कि अचानक से मेरे जो बगल में साथी खड़ा था उसको जंगल के एक किनारे से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी और हम सभी बात कर रहे थे। वो अचानक से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे मानो सांप सूंघ लिया हो। मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया और मुझे लग गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर उसने मुझे उस जंगल की तरफ इशारा देकर दिखाया और जब मैंने भी देखा तो मुझे समझ आ गया कि क्या चीज थी जो इसे परेशान कर रही थी। जब मैंने देखा तो मेरी तो मुंह खुल गई और मैं उसे देखता ही रह गया। जंगल में वो काले रंग का परछाई जैसा करीब 8 से 10 फीट लंबा एक शैतान जैसा दिख रहा था। उसके सर पर तो सींग थे और वो खड़ा होकर हमें ही देख रहा था। फिर जैसे ही हमने सभी टीम को बताया तो हमारे सीनियर ने तुरंत उसके ऊपर फायर कर दिया और हम सभी को भी कहा कि उसके ऊपर फायर करो, बेधड़क उसके ऊपर फायर करो। हम सभी करीब 4 लोग थे। हम सभी ने उसके ऊपर फायर किया। उसको कई गोलियां भी लगी, ये हमें साफ साफ समझ में आ रहा था और दर्द के नाते वो प्राणी वहां से चिल्लाते हुए भाग गया। लेकिन इतनी विचित्र बात कि इतने सारे लोगों की गोली लगने के बाद वो गिरा तक नहीं। और सच कहूं तो ये काफी भयानक था। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये क्या चीज है। हमारे सीनियर ने तुरंत कहा कि गाड़ी मोड़ो और निकलो यहाँ से। और वॉकी टॉकी पर हमारे सीनियर्स ने दूसरी टीम को भी बोल दिया कि यहाँ मत आओ, सीधा ऑफिस में मिलो। फिर जैसे ही हम सभी ऑफिस में पहुंचे तो उसका हस्बैंड आते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिला क्या। तो हम सभी ने उस लड़की को हाथ लेकर अपने जीप में रख लिया था और हम सभी ने उस आदमी को दिखाया कि क्या यही तुम्हारी वाइफ है। उसने ध्यान से देखा, काफी अडर रोते हुए कहा कि हाँ यही मेरी वाइफ है, इसके साथ क्या हुआ, तुम लोग इसे लेके क्यों नहीं आए। वो आदमी मेरे दोस्त की कॉलर पकड़कर काफी ज्यादा गुस्से में उससे बात करने लगा। फिर हमारे सीनियर्स ने उसे पकड़ा और समझाया कि वो अब नहीं रही, उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया है। और उसका हस्बैंड गुस्से में बोला कि जंगली जानवर, मैंने उसे देखा था, वो कोई जानवर नहीं था, वो तो हैवान था, हैवान। फिर हमारे सीनियर्स ने उसे शांत कराया और पूछा कि आखिर पूरी बात हुई क्या थी। तब जाके उस आदमी ने कहा कि मैं, मेरी वाइफ, हम सब एक घर में रहते थे। मैं काम में काफी ज्यादा बिजी चलता था, इसलिए मेरी वाइफ को हमेशा मेरे से शिकायत रहती थी कि मैं उसे ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। फिर जब मेरी छुट्टी हुई तो मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना इनके साथ बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मेरी वाइफ और बच्ची काफी ज्यादा खुश हुई और हम सभी उस दिन काफी ज्यादा खुश थे। और जैसे ही अगले सैटरडे को हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग ने इसी पार्क को चुना और हम रात में पार्क में जंगल के किनारे सो रहे थे कि हमारी बच्ची उठती है और अचानक से जंगल के अंदर जाने लगती है। मेरी वाइफ ने उसको देखा और मेरा नाम लेते हुए वो जंगल की तरफ अंदर भागने लगी। और जैसे ही मेरी वाइफ ने मेरी बच्ची को पकड़ा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसने कहा कि मम्मी आप यहाँ हो, आप मुझे अंदर क्यों बुला रही थी। जी, इसका मतलब यही है कि उस बच्ची को किसी ने उसकी माँ की आवाज में अंदर जंगल की तरफ बुलाया। और तब तक मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैं काफी रिलैक्स था, लेकिन अचानक से आसपास का वातावरण तो जैसे पूरा ठंडा पड़ गया। वहाँ एक झींगुर की भी आवाज नहीं आ रही थी। इतना ज्यादा सन्नाटा, वो भी जंगल में, मैंने कभी नहीं सुना था। तभी हमें आगे से किसी के हंसने की आवाज आती है और सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि वो बिल्कुल मेरी पत्नी की आवाज में हंस रहा था और उसी की आवाज निकालते हुए वो मुझे भी अंदर ही बुला रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपनी बच्ची को उठाया और हम तीनों वापस से कैंप की ओर चलने लगे। लेकिन वो शैतान वहाँ से तुरंत जंप करते हुए मेरी पत्नी को पकड़ लिया। ये देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी तुरंत अपनी बच्ची को नीचे रखा और उसे कैंप की तरफ भागने को कहा और उस शैतान को पकड़कर मैंने भी उसके मुंह पर 2-3 फाइट दिए। लेकिन उसका शरीर तो जैसे पत्थर का बना है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा और मुझे ही हाथ में काफी ज्यादा चोट लगी। मैंने देखा और फिर वो शैतान मेरे ऊपर, मेरे छाती पर आकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ को जमीन पर लगा के पकड़ा था। फिर मैंने मुड़ कर देखा, मेरी बच्ची भाग नहीं रही थी बल्कि वो रो रही थी और हमारे पास ही आ रही थी। तभी मेरी वाइफ ने उस शैतान के ऊपर उसका गर्दन पकड़कर गिर गई और मुझसे कहा कि तुम जाओ, लायला को लेकर यहाँ से जाओ, नहीं तो ये उसे मार देगा। मैं तुरंत अपनी बच्ची को उठाकर सीधा आप लोग के ऑफिस में आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अकेले उससे नहीं लड़ सकता। फिर जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा उस आदमी को समझाया कि वो कोई शैतान नहीं था, वो एक भालू था। उस आदमी ने कहा कि भालू, कौन से भालू के सर पर सींग होता है। मैंने जो देखा था वो शैतान ही था। उसकी दोनों आंखें तो जैसे बल्ब के जैसे जल रही थी। फिर उस आदमी को हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया
मैंने अपने सीनियर से पूछा। फिर जो हमारे साथ घटना हुई थी हम सभी ने अपने सीनियर और लीड को बता दिया। जो हमारे सीनियर्स थे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। जब हमने कहा कि हमें भी कुछ वैसा ही शैतान दिखाई दिया था जंगल में, उन्होंने हमसे भी कहा कि जरूर वो भालू होगा। लेकिन उनको देखकर ये साफ लग रहा था कि इनको जरूर कुछ ऐसी बातें पता है जो ये हमें नहीं बताना चाहते। हमारे काफी ज्यादा पूछने पर भी उन लोगों ने कुछ नहीं बका। फिर कुछ दिनों बाद मैंने एक सीनियर से, जो कि मेरा काफी अच्छा दोस्त भी बन गया था, उसके साथ पार्टी करने के बाद पूछ लिया कि जंगल में जो हम लोग ने देखा था वो भालू नहीं था और ये बात तुम भी जानते हो, तो तुमने उस लीड के सामने बोला क्यों नहीं? फिर शायद नशे की हालत में या कैसे उसने मुझे बता दिया कि वो वेंडिगो था। और हम इसके बारे में इसलिए नहीं बात करते क्योंकि एक बार ये बात बाहर फैल गई कि इस पार्क में वेंडिगो है तो लोग यहाँ आएंगे नहीं और हमको फिर पेमेंट कैसे मिलेगा। और उसने मुझसे ये भी कहा कि ये बात वो बाहर ना फैलाए, नहीं तो अंजाम काफी बुरा होगा। और अब मैं बिल्कुल समझ गया था कि इन लोगों की लालच की वजह से काफी सारी फैमिलियां यहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ रही हैं। उसके कुछ दिन बाद ही मैंने वो जॉब छोड़ दिया और कॉर्पोरेट में एक सिक्योरिटी का जॉब करने लगा। और अब जब ये बात मैं किसी को भी बताता हूँ तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि इसे जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए ये दुनिया भर की गलत कहानियां बता रहा है। अंत में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप सब भी ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें और जंगल में ज़्यादा अंदर तक ना जाएं। जो गलती मैंने की थी वो आप लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जंगल के ज़्यादा अंदर तक जाने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप वापस वहीं से आ पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो वेंडिगोस के ऊपर होने वाली है। जिन लोगों को वेंडिगोस के बारे में नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि वेंडिगो कनाडा और यूएसए के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नरभक्षी शैतान माना जाता है। ये बिल्कुल किसी हिरन और इंसान का मिक्सचर जैसा होता है। ये आमतौर पर तो हिरन को ही मारकर खाता है, लेकिन इसे इंसान को तड़पाना और उसे मारकर खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि जब दो दोस्त कैंपिंग करने के लिए गए थे तो उन्हें उनके टेंट के अंदर क्या दिखा। उसकी छाया देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्राउलर है। ये वीडियो इस वीडियो के अंत में होगा। वीडियो देखने के लिए पूरा स्टोरी ज़रूर देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं बचपन से ही साउथ वेस्ट वर्जीनिया के टेनेसी राज्य में पला बड़ा हूँ। यहाँ पर अक्सर माता पिता अपने बच्चे को वेंडिगो स्किन वॉकर जैसे फोकलोर की स्टोरियाँ सुनाया करते हैं, लेकिन बचपन से ही मैंने इस सब कहानी को मिथ माना। इसका रीज़न ये है कि हम सभी लोग, यानी कि मेरे पापा और मेरे दादाजी शिकारी हैं। हमारा काम ही होता है कि जंगल में जाकर हिरन या छोटे जानवरों को मारकर उन्हें बेचना। और जब से मेरे दादाजी ने ये काम चालू किया है उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा, और शायद इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं था। लेकिन उस पर्टिकुलर एक शाम को मेरे साथ ऐसा कुछ होता है जिससे मेरा इन सब चीज़ों के प्रति पूरा विश्वास ही बदल गया, और सच कहूँ तो उसके डर से अब मैं ये काम भी छोड़ना चाहता हूँ। तो नवंबर का महीना था। मेरे दादाजी अपने एक दोस्त से बात करके उनकी एक प्रॉपर्टी को कुछ दिन के लिए रेंट पे लेते हैं, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी के पास लगभग 700 एकड़ में जंगल और खेत खलिहान थे। ये शिकार करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह था। मेरी उम्र उस समय शायद 19 साल की थी, और इससे पहले मैंने भी कई बार शिकार किए थे। तो हम तीनों लोग, मेरे पापा, दादाजी और मैं, उस प्रॉपर्टी पर जाते हैं। उस समय मेरे दादाजी के पास एक गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे, एक ड्राइवर और उनके बगल में एक और कोई। प्रॉपर्टी के ओनर ने हमको उस जगह से करीब थोड़ी दूर पर डिनर के लिए सभी को बुलाया था, और गाड़ी में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते थे। इसलिए मैं और दादाजी पहले गए, और दादाजी ने प्लान किया था कि मुझे छोड़ने के बाद वो मेरे पापा को भी आके घर से वहाँ पे पिक कर लेंगे। तो जहाँ पे डिनर प्लान था
ये पूरा रास्ता एक जंगल से ही होकर जाता था। काफ़ी दूर ड्राइव करने के बाद, हालांकि अभी समय दोपहर का ही था, मैंने अपने दादाजी से कहा कि वो मुझे यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर्टी ओनर के दूसरे घर की दूरी करीब शायद 1.5 किलोमीटर ही होगी। मैंने अपने दादाजी से कहा कि वो मुझे यहीं पर छोड़ दें, मैं थोड़ा जंगल का मुआयना करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा। आप पापा को लेकर सीधा वहीं पर आइए, हम सभी वहीं पर मिलेंगे। मेरे दादाजी ने कहा कि ठीक है। और अब मैं जंगल में बिल्कुल अकेला था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और थोड़ी देर गेम खेलने लगा, और इधर उधर घूमने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब शाम का टाइम होने वाला है, तो मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। और ये सब जैसे ही मैं सोच रहा था, तभी मेरा ध्यान जंगल की तरफ गया। जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा फैला था। आमतौर पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर सा लगने लगा था। हालांकि मुझे कुछ ना ही दिखाई था और ना ही कुछ सुनाई दिया था, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी डर लग रहा था। इसलिए मैंने तुरंत वहाँ से निकल जाने का फ़ैसला किया। वहाँ से चलकर मैं उन प्रॉपर्टी ओनर के घर पे पहुँचता हूँ। ये एक्चुअली उनका घर नहीं, एक ढाबा था। मैं वहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पापा और दादाजी भी अभी अभी ही आए हैं। फिर मेरे दादाजी ने पूछा कि क्या हुआ, तुमको इतना पसीना क्यों है? मैंने कहा कुछ नहीं, पैदल आने की वजह से ही शायद से। तो मेरे पापा और दादाजी ने उनसे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कशन किया। फिर हम सभी ने वहाँ से खाना खाया। मैंने उस प्रॉपर्टी ओनर को बोला कि पता नहीं क्यों जंगल में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर वो प्रॉपर्टी ओनर चुप हो गया और उसने पता नहीं क्यों धीरे से आकर मेरे कान के पास कहा कि उस जगह से दूर ही रहना। फिर मेरे दादाजी और उनके दोस्त, जो कि प्रॉपर्टी ओनर था, वो दोनों उसके घर पर चले जाते हैं। मैं और पापा गाड़ी से प्रॉपर्टी ओनर के उस जंगल वाले घर में आ जाते हैं। हम सभी वहीं पर रात भर सोते हैं और अगली सुबह मैं शिकार के लिए तैयार था। मेरे पापा की तबीयत कुछ ख़राब थी, इसकी वजह से वो घर पर रुकने का फ़ैसला करते हैं। और जंगल के जिस तरफ मैं पहले दिन गया था, वहाँ पर मुझे जाने से रोक रहे थे। मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मेरे पास गन है। अगर कोई जानवर भी होगा तो मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गाड़ी को भी उस घर के पास ही छोड़ दिया था। मैंने कहा कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप गाड़ी से शहर में जाकर दवा ले सकते हैं। मैं पैदल ही उसी जगह के लिए निकल लिया, क्योंकि उस जगह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था और मैं एक डरपोक इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे उस जगह से अपना बदला भी लेना था, उस जगह को दिखाना था कि मैं वहाँ पर अकेला रह सकता हूँ। मेरे पापा भी मुझे गाड़ी से वहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि अकेले तुम्हें सारा सामान ले जाने में काफ़ी दिक्कत होगा। मैंने उनको उसी जगह पर छोड़ने के लिए बोल दिया। मैंने अपना टेंट का सारा सामान फिक्स किया और मैंने अपने पापा को कहा कि अब आप चले जाइए, आराम कीजिए। फिर थोड़ी देर वहाँ पर बैठे रहने के बाद मैंने अपना गन निकाला और वहीं पर बैठ गया। उस समय शायद रात के 9 बज रहे होंगे। फिर मुझे अपने टेंट के थोड़ी ही दूर पर एक हिरन टहलता हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत उस पर निशाना साधा और उसे गोली मार दिया। मैंने साफ साफ देखा था उसे गोली लग गया है और वो वहीं पर गिर गया। वो करीब मुझसे 100 मीटर की दूरी पर था। वो हिरन मुझसे थोड़ी ही दूरी पर था। मैं सोचता हूँ क्योंकि मैंने उसे मार ही दिया है तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा, फिर बाद में इसको जाके उठा के लेके आऊँगा। लेकिन फिर मुझे उस हिरन के आसपास कुछ अजीब सी हरकतें की आवाज़ सुनाई देती है और मैं अपना बंदूक लेकर उस हिरन के पास जाता हूँ और जो नज़ारा मैं देखता हूँ मैंने उसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी। मैंने देखा कि हिरन को किसी ने आधा फाड़ दिया है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स इधर उधर बिखरे थे। मैंने सोचा कि मैंने तो सिर्फ इसे गोली मारी है और अभी सिर्फ कुछ ही मिनट हुआ है, तो इतनी देर में ही इसका हाल ये किसने कर दिया। और तभी मेरे आसपास लकड़ियों की टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी किसी के हल्के से गुर्राने की आवाज़ आती है। मैं काफ़ी डर गया था, इसलिए मैंने हिरन को
तुरंत उसके सींग से पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने टेंट की ओर भागने लगा। लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी के बहुत ही अजीब से गुर्राते हुए एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, ये तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं वहीं पर खड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में वो चीज़ कभी मेरे बाएं भागती ओर जाती, कभी मेरे सामने से। मैं डर से कांप रहा था। सच कहूं, वो चीज़ चाहती तो पल भर में मुझे भी फाड़कर उस हिरन की तरह कर सकती थी, लेकिन वो मेरे साथ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मुझे डराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन अब मैं वहीं पर एक जगह खड़े नहीं रह सकता था और फिर मैं वहीं से काफ़ी तेज़ी से भागते हुए उस ढलान से नीचे उतरने लगा। और मैंने उस हिरन को भी नहीं छोड़ा था, मैं उसे अपने साथ ही लेकर उतर रहा था। मेरी इस हिम्मत को देखकर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई और उसने पीछे से एक जोर की दहाड़ मारी। अब वो चीज़ मेरे तरफ भागते हुए आ रही थी। उस अंधेरी रात में सिर्फ उसके 2 लाल लाल आंखें ही मुझे दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी मेरे आगे से मेरे पापा गाड़ी लेकर आ रहे थे और उन्होंने काफ़ी तेज हॉर्न मारा। तो वो शैतान वहीं पर रुक गया और मैं जल्दी से भागता हुआ गाड़ी में चढ़ा और जैसे ही मैं गाड़ी पर बैठा, वो चीज़ पीछे से एक और तेज की दहाड़ मारी। और मेरे पापा गाड़ी को इतनी तेज भगाए, मैंने शायद ही पूरे जीवन में इतनी तेज गाड़ी में बैठा हूँगा। हम सभी सीधा घर पर आते हैं। मैंने अपने साथ हुई सारी घटना पापा को बताया और वो मुझसे कहते हैं कि आज से करीब 10 साल पहले मैं भी उसी जगह पर गया था और शिकार करके वापस आते टाइम मुझे उसी जगह पर 2 लाल लाल आंखें दिखी थी। हालांकि उसने मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो आंखें किसी जानवर की नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा था। फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्टोरी? चलिए चलते हैं आज की अपनी दूसरी स्टोरी पर। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के वायोमिंग राज्य से हूँ और अगर आप गूगल करेंगे कि वायोमिंग क्यों फेमस है तो आपको पता चलेगा कि इस राज्य में बहुत ही ज़्यादा पहाड़ और नदियाँ हैं। साथ ही साथ वायोमिंग के अंदर फोल्कलोर की स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। इस राज्य में कुछ न कुछ अक्सर विचित्र घटनाएं होती रहती हैं और शायद से ये राज्य पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। मुझे फ़िशिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है तो एक दोपहर करीब 3 बजे मैं फ़िशिंग के लिए जंगल को पार करता हुआ एक नदी के पास जाता हूँ। इस नदी के दोनों साइड जंगल था। मैं अपना ट्रक खड़ा करता हूँ और फिशिंग गियर वगैरह सब कुछ लगा के फिशिंग के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं जिस इलाके में बैठा था वहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही कम था। काफ़ी ज़्यादा शांत इलाका था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच कहूँ तो नदी के दोनों तरफ जंगल और बीच में नदी बहता हुआ किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा कि अब मैं सुकून से यहाँ पर बैठकर काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ूंगा। फिर मैं जैसे ही मछली पकड़ने के लिए अपना रील पानी के अंदर फेंकता हूँ, मुझे तुरंत ही करीब 2 मिनट में ही एक बड़ी सी मछली मिल जाती है। मैं उसका हुक निकाल कर उस मछली को अपने पास रख लेता हूँ। मैंने काफ़ी सारी छोटी और बड़ी मछलियाँ पकड़ ली थी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैं इस जगह पर पहले क्यों नहीं आया और इस जगह पे इतनी सारी मछलियाँ हैं तो यहाँ क्यों कोई नहीं आता। वजह कुछ भी हो, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मुझे फ़िशिंग करते हुए करीब 45 मिनट हो गए होंगे, तभी मुझे नदी के दूसरे साइड वाले जंगल से एक पेड़ की टूटने की आवाज़ आती है। मेरा पूरा ध्यान मछली पकड़ने में था, इसलिए उस आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ
फिर मैं नदी के सामने वाले जंगल में देखता हूँ एक काले कलर का भालू जैसा कोई जानवर चल के आ रहा था। शुरू में तो मुझे लगा कि ये कोई भालू है, लेकिन नहीं, ये भालू नहीं था। इसकी टांगें काफ़ी ज़्यादा पतली थी कुत्ते की तरह। इसका मुंह बिल्कुल एक भेड़िए जैसा था, लेकिन इसका पीठ काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था और ये आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इतना ज़्यादा बड़ा कि मैंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा था। इसके बहुत ही ज़्यादा नुकीले पंजे थे और इसके दांत काफ़ी ज़्यादा बड़े और नुकीले थे। ऐसा लग रहा था कि ये 2-3 जानवर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसकी ज़्यादातर सिमिलैरिटी किसी कुत्ते की थी, बिल्कुल जैसा मैंने किसी डॉगमैन के बारे में सुना था। ये वही था। और फिर वो वहीं पर बैठकर मुझे मछली पकड़ते हुए देखने लगता है। और मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि इस जानवर को देखकर मैं अब तक भागा क्यों नहीं था। शायद मछली पकड़ने की लालच ही मुझे वहाँ पर रोक के रखी थी। वो जानवर भी आराम से बैठकर मुझे देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उस जीव से खतरा महसूस नहीं हो रहा था। तभी एक बड़ी मछली फंस जाती है। मैं तुरंत अपने रील को पकड़कर खींचने लगता हूँ। रील को खींचते हुए जैसे ही वो मछली पानी के बाहर आती है, वो जानवर तुरंत खड़ा हो जाता है। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैं उस मछली की पिन निकालने लगा था कि तभी वो काफ़ी तेज़ी से नदी में चलता हुआ मेरे तरफ आगे बढ़ने लगता है। मैं बिना देर किए उस मछली को वहीं छोड़ देता हूँ और तुरंत अपना फिशिंग गियर उठाकर अपने ट्रक में जाके बैठ जाता हूँ। मैं अपना ट्रक भी चलाकर कुछ दूर पीछे की ओर ले जाके रोक देता हूँ। अब उस जानवर से मेरी दूरी काफ़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं जहाँ बैठा था वो वहाँ पर आता है और उस मछली को अपने 2 पैरों से खड़े होकर अपने पंजे से उठाकर अपने मुंह में दबा लेता है। और अब वो नदी में वापस जाता है और उस मछली को धोने लगता है और फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखता है कि जैसे मैंने उसका खाना गंदा कर दिया हो। फिर वो मछली को धो करके अपने मुंह में दबाता है और वापस जंगल की उस तरफ जाने से पहले मुझे घूम कर देखता है और एक बहुत ही अजीब तरीके से अपनी गर्दन को झटकते हुए वो वापस से जंगल में चला जाता है। वो शायद दिखाना चाहता था कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है और उसने उस मछली को उससे छीन लिया, और जो कि सच भी है। मैं उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, अब उस वीडियो की बारी है। ये वीडियो देखकर आप कमेंट करके बताइए कि ये आपको क्या लगता है। The fuck is that? No, what's... Run! Guys, wait! Oh. एक फॉर्मर ऑफिसर जिसका नाम डेविड पोलाइडस है, उन्होंने अपनी एक किताब में जिसका नाम मिसिंग 411 है, उसमें इस तरीके की क्रिएचर्स के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आप सभी को सुनना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे पास उनके द्वारा लिखी गई बुक का PDF है, मैं उसे पढ़कर सबको ज़रूर से सुनाऊंगा। मैं, मेरा दोस्त ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड, हम तीनों ही पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए गए थे और यही मेरी लाइफ की शायद से आज तक की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे उस शैतान को नहीं देखना था, क्योंकि जब से मैंने उस शैतान को देखा है मेरी ज़िंदगी तो नर्क से भी बुरी हो गई है। ड्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्वभाव का था। वो मुझे अपना छोटा भाई मानता था और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि मेरे दोस्त भी थी, हम तीनों में काफ़ी ज़्यादा जमता था। हमने साथ में ही कॉलेज पास किया था और हमने कॉलेज पास करके हमारी डिग्री मिलने की खुशी में हम तीनों ने प्लान किया कि हम लोग कहीं पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। ये आइडिया ड्रेक का था। हालांकि मुझे भी ट्रैकिंग करना काफ़ी पसंद था, लेकिन मुझको इससे पहले कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। ड्रेक की गर्लफ्रेंड इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम दोनों उसके दोस्त वहाँ पे जा रहे थे तो उसने भी बोल दिया कि वो भी साथ चलने के लिए तैयार है। मैं और ड्रेक दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी रिच थी। उसके पास एक कार भी थी और हम सब ने यही प्लान बनाया था कि हम लोग उसके घर पर जाएंगे और अगली सुबह ही निकल जाएंगे वहाँ से। जैसे ही हम लोग उसके घर पर पहुँचे, हम सभी ने उसके पेरेंट्स से बात किया। उसके पेरेंट्स ने हमसे कहा कि
उनकी बेटी का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले उसको कोई भी इस तरीके के ट्रिप में एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने और ड्रेक ने जो भी ज़रूरत की चीज़ थी खाने पीने के लिए या वहाँ पर कैंप सेट करने के लिए लाइट वगैरह, वो सब गाड़ी में रख लिया था। ड्रेक की गर्लफ्रेंड के पापा के पास एक रिवॉल्वर थी। उन्होंने ड्रेक को अपनी रिवॉल्वर दे दी और कहा कि इसे पास में रखना, क्या पता कोई जंगली भालू वगैरह अगर आ जाए तो इससे तुम्हें मदद मिल सकती है। और अब हम सब उस पहाड़ के लिए निकल गए थे। हालांकि हम जिस ट्रेल पे जा रहे थे वो नोवा स्कॉटिया में उपस्थित है। अगर आप सभी लोग गूगल करना चाहें तो आप सब लोग जरूर से कर सकते हैं। और पूरे आसपास के इलाके में कई लोगों ने वेंडिगो देखे जाने का दावा किया है। हालांकि ये सब बात हमें उस समय नहीं पता थी और हमारी एज भी वैसी थी कि हम सब लोग इस बात को बिल्कुल फालतू समझते थे। हमें लगता था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डराने के लिए ही ये सब कहानियां मनगढ़ंत बनाते हैं, और हमारे पेरेंट्स ने भी इसकी कोई भी हमको वार्निंग नहीं दी थी। हम सभी जैसे वहाँ के ट्रेल पर पहुँचते हैं, वहाँ का नज़ारा देखकर तो मानो ऐसा लगा कि हम लोग मानो स्वर्ग में आ गए हैं। चारों तरफ जहाँ देखो आसपास जंगल ही जंगल। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि हम सभी अपने घर आ गए हैं, यानी कि प्रकृति के घर। हमने एक अच्छा सा जगह देखकर अपना कैंप लगाया और कुछ हल्का सा स्नैक्स खाया। पूरे दिन भर हम सभी बातें करते रहे। हम सभी एलियंस की बातें कर रहे थे कि क्या एलियंस सच में होते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और उन ग्रहों में से एक ग्रह जिसका नाम पृथ्वी है, जब हम वहाँ के निवासी हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे साथ साथ और कोई एलियन सभ्यता भी रहती होगी। हम में से कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग इसके खिलाफ थे। हम सभी ने खूब मस्ती की और आगे अपने करियर को लेकर काफ़ी बातचीत कर रहे थे कि कौन क्या करना चाहता है। जैसे ही शाम होती है हम सभी अपने खाने पीने की व्यवस्था में लग गए और हम सभी अपने कैंप में ना सोकर बाहर ही थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे सोने का मजा ही अलग होता है। हम सभी आपस में ही ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों ड्रेक के मन में थोड़ा सा डर आ जाता है। वो कहता है कि पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई देख रहा है। हम सभी ये सुनकर थोड़ा उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि भला इस ट्रेल पर आखिर आएगा कौन। फिर हम सभी अपने अपने टेंट में चले गए। एक छोटे टेंट में मैं था और बड़े वाले टेंट में ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड। और सच कहूँ तो मुझे काफ़ी दिनों के बाद बहुत अच्छी नींद आ रही थी। मैं सोया हुआ था कि तभी मुझे किसी की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर बैठ गया। मैं टेंट में ही था और मुझे लगा कि शायद मैं नींद में कोई सपना देख रहा होऊंगा। मैं बैठकर अपना आंख मसल ही रहा था कि मैंने नोटिस किया कि ड्रेक के कैंप में भी थोड़ी हलचल हो रही थी। वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि मुझे ड्रेक का टेक्स्ट मैसेज मिलता है। उसमें ड्रेक लिखता है कि तुम टेंट के बाहर मत निकलना, तुम्हारे टेंट के पीछे कोई ऐसी चीज है जो काफी खतरनाक है और वो तुम्हारे टेंट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मुझे उसका मैसेज देखकर काफी ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि वो अभी दहाड़ने की आवाज मैंने सुनी ही थी, लेकिन मेरे टेंट के बाहर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब मैंने थोड़ा सा अपने आप को शांत रखा तो मैं किसी के भारी कदमों की आवाज साफ साफ सुन सकता था। मैं अंदर ही अंदर कांप सा गया था। मुझे लगा कि अगर ये कोई भयानक जानवर हुआ टेंट में घुसकर ही मुझे मार डालेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। तभी ड्रेक ने अपने ही टेंट से अपनी बंदूक से फायर किया। उसने शायद हवा में ही अपनी गोली को चलाया था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो जानवर या जो कुछ भी था वो जंगल में तेजी से भागने लगा। जंगल की ओर नीचे तेजी से भागकर जाने लगा। फिर ड्रेक ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि जल्दी से मेरे टेंट में आ जाओ। मैंने आओ देखा न ताओ तुरंत अपना टेंट खोलकर उसके टेंट के अंदर चला गया और अंदर पहुंचते ही मैंने पूछा कि वो चीज आखिर थी क्या वो कोई शेर था। उसने कहा पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं था। कि मेरा मतलब वो कोई जानवर नहीं था, वो तो कोई इंसान था, या यूं कहूं कि शैतान। क्योंकि जब उस चीज ने दहाड़ मारी तो मेरी भी आंख खुली। मैंने जैसे ही अपने टेंट से झांक कर बाहर देखा तो मैंने देखा तुम्हारे टेंट के पास दो बिल्कुल चमकती हुई आंखें खड़ी थी। तुम्हारी टेंट से और उसकी हाइट देखकर मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि जो कुछ भी था ये करीब 8 से 9 फीट का था। उसने तुम्हारे टेंट के 2-3 चक्कर लगाए और मैंने तुम्हें तभी टेक्स्ट मैसेज किया। मैं गन लेकर बाहर निकलने ही वाला था
कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रोक लिया और कहा कि वो खतरनाक है, तुम ऐसे ही गोली की आवाज से उसे भगा दो। फिर जैसे ही मैंने देखा कि वो शैतान तुम्हारे टेंट के बिल्कुल पास जा रहा है, मैंने तुरंत हवा में ही एक राउंड गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर वो नीचे पहाड़ी के नीचे की तरफ तेजी से भागते हुए चला गया। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि ये गोली भी उसका कुछ बिगाड़ सकती है। फिर मैंने ड्रेक से कहा कि अरे ये कोई भालू होगा यार। ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे काफी ज्यादा समझाया, लेकिन मैंने नहीं माना और उन्होंने अभी कहा कि टेंट वगैरह सब कुछ छोड़ो, अभी गाड़ी में से निकल जाते हैं। उन्होंने मुझे काफी समझाया, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा कि सुनो, इतनी रात हो गई है, हम यहाँ गाड़ी से जाएंगे भी तो भी वो सेफ नहीं होगा, हमको सुबह ही निकलना चाहिए। मैंने कहा कि ये कोई भालू ही होगा, तुम लोग फालतू में डर गए हो। फिर ड्रेक ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम अभी मत चलो, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी और वो कि तुम इसी टेंट में रहोगे। हम पूरी रात जागेंगे, या कम से कम हम में से एक। मैंने कहा ठीक है, तुम दोनों सो जाओ, अभी मैं जागता हूँ, फिर जब मुझे नींद लगने लगेगी तो मैं तुमको जगा दूंगा। फिर थोड़े टाइम बाद वो दोनों सो जाते हैं और मैं जाग रहा होता हूँ कि अचानक से मुझे फील होता है कि हमारी तरफ कोई भारी कदमों से आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो भी पत्तियां या सूखे टहनियां थी उनकी टूटने की आवाज आ रही थी। इसका मतलब कोई चीज है जो उनके ऊपर पांव रखकर आ रही थी। मैंने तुरंत वो बंदूक ली और मैंने कहा कि आज इस भालू का काम तमाम कर ही दूंगा। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्शन क्या दूं वहां पे। मेरी माँ की आवाज में किसी ने कहा कि बेटा मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे निकालो। मेरा मतलब मेरी माँ का यहाँ पे आना तो लगभग नामुमकिन था। वो भला इतनी रात को यहाँ क्या करेंगी? मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और अब वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और उसकी आवाज भी बदलने लगी। अब वो मेरी माँ की आवाज से धीरे धीरे काफी मोटी आवाज में बोलने लगा। फिर जैसे ही वो मेरे टेंट के काफी पास आया, अब वो हंसने लगा। मैंने तुरंत ड्रेक को जगाया। ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही घबरा कर उड़ जाते हैं। मैंने कहा कि यार कोई बाहर अजीब सी चीज है जो मेरी माँ की आवाज निकाल रही है। और उस शैतान की हंसी से हम तीनों बर्फ से बिल्कुल जम गए थे। मेरे हाथ में बंदूक था, लेकिन मैं भूल गया था कि बंदूक को चलाते कैसे है। मेरा तो बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर दिया। अचानक से मेरे हाथ से बंदूक ड्रेक ने ले लिया और चिल्लाकर कहा कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये कोई प्रैंक करने की जगह नहीं है। और इतना बोलने के बाद वो शैतान काफी तेज हंसने लगा। हम समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं है। फिर तभी मैंने और ड्रेक ने फैसला किया कि हम बाहर जाएंगे। ड्रेक की गर्लफ्रेंड हमें रोक रही थी, लेकिन हमने कहा कि यहाँ अगर अंदर बैठे रहे तो हम बाहर क्या चीज है हम उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और वो अचानक से कभी भी हमारे टेंट में घुस सकता है। मैंने तुरंत वहां से टॉर्च लिया और जैसे ही हम बाहर निकले, मैंने टॉर्च को सीधा उसके फेस पे ही मारा। और फिर जब हमने उसका शरीर देखा, उसे बता पाना ही मेरे लिए नामुमकिन है। उसकी 2 पतली पतली टांगें और 2 लंबे पतले हाथ, शरीर में तो जैसे मांस ही नहीं है, और 2 काले काले गड्ढे जैसी आंखें, और उन आंखों में भी जैसे कोई छोटा सा बल्ब लगा हो, और चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान। और तो और उसके तो सींग भी थे। वो कोई शैतान नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि आज हमारी मृत्यु ही सामने है। लेकिन तभी ड्रेक ने हिम्मत दिखाई और इसकी तरफ एक राउंड और फायर कर दिया। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि वो तुरंत वहां से हटकर दूसरी तरफ गया और हमारे पास आगे बढ़ने लगा। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ड्रेक ने एक और फायर किया, जो कि सीधा जाकर उसकी जांघ पर लगी। उसकी जांघ पर गोली लगी थी, ये हमने तो महसूस किया। मैंने देखा कि वो गोली उसके जांघ पर लगी। उस गोली से उसे दर्द भी हुआ और वो चिल्लाते हुए वापस से जंगल की तरफ भागने लगा। लेकिन ये देखकर हम दोनों और भी डर गए कि उसे गोली लगी है और वो फिर भी बिल्कुल ठीक है। उसे बस थोड़ा दर्द हुआ है और हम अब निश्चित थे कि ये वापस जरूर आएगा, हम सभी से बदला लेने, या यूं कहूं कि हम सभी का गर्दन अलग करने। फिर हमने आओ देखा न ताओ, सीधा मैं, ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड तीनों गाड़ी में बैठे। हमने टेंट वगैरह सब कुछ वहीं छोड़ दिया और सीधा घर के लिए आ गए। हालांकि रास्ते में हमें तो ऐसा नहीं लगा कि हमारा पीछा कोई कर रहा है। फिर अगली सुबह हमने पुलिस को यह बात बताई। पुलिस भी हमारे साथ उस जगह पे आई और टेंट वगैरह सब कुछ फटा पड़ा था। खाने पीने का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था।
पुलिस ने हमारी बात मानी ही नहीं और कहा ये कोई जंगली भालू होगा, उसी ने तुम्हारा टेंट वगैरह सब कुछ फाड़ा है। पुलिस तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, या शायद वो सुनना नहीं चाहती थी। इस घटना के बाद से हमारी जिंदगी में बिल्कुल सब कुछ गलत ही होने लगा। ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड भी एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों ही काफी परेशानी में हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरा लक भी मेरा साथ नहीं दे रहा। हम तीनों को तो ऐसा लगा कि उस शैतान की पनौती लग गई। फिर मैं तो चर्च गया और हालांकि अब मेरी जिंदगी में काफी सुधार हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वेंडिगो की स्टोरी, जिसको आप सभी ने पोल में सबसे ज्यादा वोट दिया था। वेंडिगो स्टोरी को तो इंडियन हॉरर स्टोरी से भी ज्यादा वोट मिला था। अब नेक्स्ट वीडियो एक इंडियन हॉरर स्टोरी पे होगी जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और थ्रिलिंग है, और ये घटना तो मेरे दोस्त के साथ ही हुई थी। साथ ही साथ अगर आप सबके पास भी कोई ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी हो तो आप सब लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों आज मैं अपने ही सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी गई वेंडिगो और स्किन वॉकर के ऊपर एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, जो शायद से ही आप सभी ने कहीं पर सुनी होगी। और ये सब सब्सक्राइबर्स मेरे इंडिया के नहीं बल्कि कहीं दूसरे फॉरेन कंट्री से हैं। दोस्तों कहानी में आगे जाने से पहले मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा है कि वो वेंडिगो की असली वीडियो भेजेंगे और कुछ कहानियाँ भी बताएंगे जो उन्होंने सुनी है अपने बुजुर्गों द्वारा। तो जैसे ही ये लोग अपनी कहानी या वीडियो को मुझ तक भेजेंगे, मैं तुरंत ही उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप सभी को इसी तरीके के कंटेंट को सुनना पसंद आता है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना कर सकें। दोस्तों आगे मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि लेना जी के द्वारा भेजी गई है। क्या पता लाइफ के कभी एक मोड़ पर आप सभी को ये जानकारी काम आ जाए, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों कहानी का मज़ा देखने में नहीं सुनने में आता है, इसलिए अपने ईयरफोन या हेडफोन को लगाइए और आराम से अपनी आंखों को आराम देते हुए सुनते रहिए। तो जो आगे की जानकारी मैं देने वाला हूँ वो मेरे एक सब्सक्राइबर लीना थोरेन के द्वारा भेजी गई है। इन्होंने मेरे चैनल के एक शॉर्ट पे ये सारा कमेंट किया था। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, या आप सभी लोग वेरिफिकेशन के लिए मेरे इसी शॉर्ट्स पे जाके पिन कमेंट को भी देख सकते हैं। हालांकि इस शॉर्ट में जो पहला वीडियो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई स्किन वॉकर या वेंडिगो का है, शायद से ये एक ड्रग एडिक्टेड मैन का है, पर बाकी के वीडियोस में शायद से स्किन वॉकर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस वीडियो में ये सब स्किन वॉकर्स हैं, वेंडिगो नहीं। स्किन वॉकर्स दूसरों की आवाज़ निकालने में और दूसरों का शरीर अपनाने में, यानी कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल करते हैं। वे किसी जानवर का भी शरीर ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेंडिगोस कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। उनकी खून को सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और वो यानी कि वेंडिगोस स्किन वॉकर से लंबे होते हैं। और उन्होंने आगे वेंडिगोस के बारे में बताते हुए कहा कि अगर आप घर पे भी हैं तो आप निश्चिंत होकर मत रहिए, क्योंकि वेंडिगोस आपके दरवाजे को खोल सकते हैं और आपके अपनों को मारकर उनका ही रूप ले सकते हैं। फिर उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि अगर आप वेंडिगो से भाग नहीं सकते तो क्या आप उन्हें मार सकते हो? इसका उत्तर नहीं है, यानी कि आसानी से नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप वेंडिगो को शूट भी कर देते हो तो भी वो रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि खुद को ठीक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें किसी सिल्वर बुलेट से या फिर कोई चांदी की धारदार हथियार से उन्हें आप मारोगे, या फिर किसी ऐसी चीज से जो कि स्टील के ऊपर सिल्वर की एक ब्लेड हो, उससे आप अगर वेंडिगो के दिल पे वार करोगे तो वो मर जाएगा। और उसके दिल के ऊपर वार करने के बाद आपको उसका दिल लेकर कई सारे टुकड़ों में बांट देना है और उसे एक चांदी के डब्बे में बंद करके चर्च में दफना देना है। और उन्होंने कहा कि वेंडिगो के बाकी शरीर को किसी चांदी के कुल्हाड़ी से काट करके उस पर नमक डाल के जला देना चाहिए और उसकी राख को इधर उधर फेंक देना चाहिए, या फिर उसके शरीर के टुकड़ों को कई जगह पे अलग अलग दिशा में गाड़ देना चाहिए, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर।
अगर इनके कमेंट के हिसाब से माने तो वेंडिगो स्किन वॉकर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और मेरे और भी कुछ सब्सक्राइबर्स ने यही कहा कि आप स्किन वॉकर से तो बच भी सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होंगे जब आपका सामना एक वेंडिगो से हो जाए और आप जिंदा वापस आ जाएं। फिर मैंने उनसे वापस कमेंट करके पूछा कि क्या आप मुझे स्किन वॉकर के ऊपर और भी ज़्यादा जानकारी दे सकती हैं। तो उन्होंने बाद में कमेंट करके इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी बताई, जो अब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि स्किन वॉकर या फिर एविल शेप शिफ्टर नवाजो कल्चर में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हाल ही फिलहाल में लोग इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। वे अक्सर ये पूछते हैं कि क्या ये स्किन वॉकर या फिर वेंडिगो एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो क्या किसी ने इन्हें देखा है या फिर किसी ने इनको देखे जाने की घटना दर्ज कराई है, और अगर आपका सामना इससे हो जाए तो आप कैसे इससे बचें। उन्होंने कहा कि नवाजो ट्राइब के लोग अपने इन सब कल्चर को एक सीक्रेट में रखते हैं तथा खुले में इसके बारे में डिस्कस करते हुए बचते हैं। उनका मानना है इन सब चीज़ों को एक दूसरे से डिस्कस करने पर ऐसी चीज़ें उनका पीछा कर लेती हैं या फिर उन्हें डरा सकती हैं। फिर उन्होंने बताते हुए कहा कि स्किन वॉकर्स नवाजो ट्राइब में विचेस होते हैं। स्किन वॉकर को नवाजो ट्राइब में ये नाल डूसी कहते हैं, जिसका कि मतलब होता है कि ही हु वॉक्स ऑन ऑल फोर्स, मतलब कि वो जो अपने चारों पैरों पर चलता है। स्किन वॉकर इंसानों की तरह दिखने वाला एक बीस्ट होता है, जिसके कि 4 लोग होते हैं और एक लाल और ऑरेंज कलर की चमकती हुई आंखें होती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है। ये किसी का भी रूप ले सकते हैं, चाहे जानवर हो या इंसान हो। उन्होंने कहा कि स्किन वॉकर्स पहले इंसान ही होते थे, लेकिन इन्होंने अपने परिवार में से किसी का बलिदान देके या काली शक्तियों का सहारा लेके खुद को स्किन वॉकर में बदल लिया। फिर लेना जी आगे कुछ टिप्स बताती हैं कि अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो संभवतः आपके साथ कोई स्किन वॉकर अटैच हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि आपको सपने में एक ही तरीके का जानवर बार बार दिखाई दे या फिर कोई लोमड़ी आपके घर की ओर चलती हुई दिखाई दे, इसका मतलब ये होता है कि स्किन वॉकर आपको फॉलो कर रहा है या फिर आपके आसपास है, और आपको वोल्फ के ऊपर अटेंशन देना है कि वो सपने में क्या क्या कर रहा है। और अगर आपको स्किन वॉकर सपने में दिखाई दे तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर वार्निंग देने के लिए आता है। इन्होंने कहा कि स्किन वॉकर मोस्टली हिरन या फिर सियार का रूप लेता है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो वोल्स का भी रूप ले सकता है। और अगर आप कहीं माउंटेन या डिजर्ट पे अकेले घूमने जाते हैं या फिर कार पे घूमने जाते हैं और अगर आपका पीछा कोई एक जानवर कर रहा है काफ़ी देर से, तो आप उससे थोड़ा सावधान रहे। और स्किन वॉकर आपसे ऊंचे स्थान से आपको मॉनिटर कर सकता है, और अगर आपके आसपास कोई जानवर हो जो कि उस पर्टिकुलर जानवर के हिसाब से वो बर्ताव ना कर रहा हो, तो उसकी स्किन वॉकर होने की भी संभावना होती है। कुछ स्किन वॉकर अपने आप को एक से दूसरे जानवर में परिवर्तित करके इधर से उधर भटकते रहते हैं। स्किन वॉकर्स ज़्यादा करके डिजर्ट में रहते हैं, और अगर आप सभी उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको उनकी आंख की पुतलियाँ बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देगी। आगे लीना बताती हैं कि जब स्किन वॉकर की आई काफ़ी ज़्यादा चमकने लगे, ऐसा तब होता है जब वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ताकि अपने शिकार को एक डर का संदेश भेजने के लिए। और अगर आपके पास कोई स्किन वॉकर है और अगर आप कहीं बीच जंगल में या रेगिस्तान में अपना नाम तेज़ी से लेते हैं, तो आपके पास से स्किन वॉकर थोड़ा दूरी पर चले जाता है और गूंज रही आवाज़ को ख़त्म होने तक इंतज़ार करता है। स्किन वॉकर ऐसे तो किसी का भी रूप ले सकते हैं, लेकिन जब वे आराम कर रहे हों तो उन्हें अपने वास्तविक रूप में आना ही पड़ता है, और जब वे आराम करने वाले होते हैं तो वो मनुष्यों की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं, जहां पर इंसान नहीं आ जा सकता, या फिर इंसानों का आना काफ़ी ज़्यादा दुर्गम होता है। तो अगर आप
तो अगर आप कहीं एकांत में किसी मनुष्य को देखते हैं तो उससे थोड़ा बचकर रहिए। और जब ये आराम कर रहे होते हैं तो इनकी शक्ति बढ़ती रहती है या फिर ये रीगेन करते रहते हैं। और जब कहीं पर इनके पैरों के आने जाने का निशान होता है तो वो किसी जानवर से अलग होता है। और साथ ही साथ जहाँ से भी ये गए होते हैं वहाँ अपने पीछे ये अजीब बदबूदार दुर्गंध छोड़ते हुए जाते हैं। आगे उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दिए कि अगर आप सभी को स्किन वॉकर दिख जाए तो आप सभी को क्या करना चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि आप सभी को उसकी आंखों में नहीं देखना है और रात में सीटी नहीं बजाएं। तुरंत वो इलाका छोड़ दें और जैसे ही आप सभी लोग घर लौटे तो अपने आसपास के घर या खिड़की के सारे पर्दे को बंद कर दें। अगर आप सभी के आसपास कोई स्किन वॉकर है तो आप सभी लोग उस पूरे एरिया में एक अजीब सी गंध को सूंघ सकते हैं। ऐसे में आप सभी लोग पीछे मुड़कर धीरे धीरे वहां से हट जाएं। ऐसा करने पे उस स्किन वॉकर को पता चल जाएगा कि आपको उसके अस्तित्व के बारे में जानकारी मिल गई है। और अगर आप सभी को अपने घर के आसपास कोई स्किन वॉकर होने का शक होता है तो आप सभी लोग तुरंत मेडिसिन मैन के पास जाएं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेडिसिन मैन आप उसको वहाँ के तांत्रिक या पंडित मौलाना जैसा समझ सकते हैं, जो कि इन सब चीज़ों में मदद करता है। उनके पास एक खास सफ़ेद कलर की राख होती है, वो आपके घर के चारों तरफ छिड़कते हैं। स्किन वॉकर इस राख से दूरी बनाए रखते हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि जो भी हथियार या बंदूक की गोली इस सफ़ेद पाउडर से ब्लेस की गई हो वो स्किन वॉकर को आसानी से मार सकती है। तो दोस्तों, ये थी स्किन वॉकर्स के बारे में पूरी जानकारी। आप सभी लोग चाहें तो मेरे उस शॉर्ट्स पे जाकर लीना जी की कमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्किन वॉकर को देखे जाने की घटनाएं काफ़ी बार हुई है। इसका उल्लेख कई सारी किताबों में भी होता है। तो अगर आप सभी लोग कमेंट पढ़ने के लिए वहाँ पर जाएं तो एक बार लीना जी को थैंक यू लिखकर जरूर बोलें। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप सभी को स्किन वॉकर या वेंडिगो के ऊपर कहानी सुनना है तो आप सभी को मेरे चैनल के वीडियोस में मिल जाएगा। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।